Okay, so hello bachcho, this is Abhishek sir from Modi Commerce Academy and here we begin with another video for economics one shot revision. Poverty chapter, unemployment chapter. मैंने आपको WhatsApp community पे अपडेट दिया था कि poverty chapter और unemployment chapter बहुत जल्द ही अपलोड होने वाला है और ये रहा पूरा चैप्टर। आज के बाद ये चैप्टर के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है सर। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हर कुछ कवर कर रहा हूं इसमें। देखो पोवर्टी टॉपिक के बारे में जानेंगे। अगर पोवर्टी के चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, पोवर्टी के बारे में पता ना हो तो कैसे मजा आएगा सर। चलो पोवर्टी के बारे में जानते हैं। देखो क्या लिखा है, पोवर्टी इज अ सिचुएशन, पोवर्टी एक ऐसा सिचुएशन है वेयर अ पर्सन इज नॉट एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। अब हमारी बेसिक नीड्स क्या क्या होती है सर? फूड, क्लोथ, शेल्टर, ये हमारे लिए बहुत एक बेसिक नीड्स है। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होना चाहिए, फूड होना चाहिए, क्लोथ होना चाहिए, शेल्टर होना चाहिए। अगर ये सब मेरे जो मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज जो मैं अगर अवेलेबल कर पा रहा हूं मतलब मैं गरीब नहीं हूं। लेकिन पॉवर्टी के बारे में जब हम बात करेंगे तो पॉवर्टी इज अ सिचुएशन, पॉवर्टी एक ऐसा सिचुएशन है वेयर अ पर्सन इज नॉट एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड, जहां पे एक आदमी डज नॉट एबल टू फुलफिल हीज बेसिक नीड्स। एक पर्सन के बारे में बात करें तो हीज और हर बेसिक नीड्स यहां पे लेके चलेंगे। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ पॉवर्टी के बारे में। नेचर ध्यान में रखिएगा, पॉवर्टी के नेचर को हम दो पार्ट तरीके से समझते हैं। दो नेचर पे पॉवर्टी को डिवाइड किया गया है। एक है हमारा एब्सोल्यूट पॉवर्टी और दूसरा है हमारा रिलेटिव पॉवर्टी। अब सर गरीबी को भी हम दो नजर से देखेंगे, ऐसे कैसे सर? देख लेते हैं ना, थोड़ा सा टाइम दे देते हैं इसको। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, अब समझो अगर मैं एक ऐसा पर्सन हूं, ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट, अगर मैं एक ऐसा पर्सन हूं जब मैं अपना रोटी कपड़ा मकान है ना उसकी बेसिक नेसेसिटी नहीं पूरा कर पा रहा हूं, मतलब समझो मैं शुद्ध गरीब हूं, मैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी के कंडीशन में आता हूं। लेकिन अगर मैं 5 लाख रुपया अर्न कर रहा हूं लेकिन किसी 6 लाख रुपया अर्न करने वाले से मैं खुद का कंपैरिजन करता हूं और मैं बोलता हूं अरे यार मैं तो गरीब हूं, उसके पास 10 लाख का इनकम है हर मंथ, मेरे पास 5। देखो रिलेटिव पॉवर्टी, मैं किसी के रिलेशन में खुद को कंपेयर करके अगर मैं खुद को गरीब साबित कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव पॉवर्टी। आप एग्जांपल दे सकते हो, सपोज ए है जिसका अर्निंग 50,000 पर मंथ है, ये भी गरीब नहीं है सर। बी है जिसका अर्निंग 60,000 पर मंथ है। सी है जिसका अर्निंग 1 लाख रुपीस पर मंथ है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि किसी के कंपैरिजन में अगर पॉवर्टी को हम डिफाइन करते हैं किसी दूसरे पर्सन या किसी दूसरे कंट्री के कंपेयर में, है ना, जैसे इंडिया और अमेरिका को देख के बोल सकता हूं कि भाई इंडिया पुअर कंट्री है। लेकिन बाकी कंट्रियों से देखोगे तो हम अगर इंडिया देखते हैं तो ऐसा लगता है बहुत रिच कंट्री है, बहुत अच्छी कंट्री है। बट हम अमेरिका से कंपेयर कर लेते हैं, रशिया से कंपेयर कर लेते हैं, तो वहां पे हमको कैसा लगता है कि भाई हमारी कंट्री गरीब है। तो क्या कर रहे हैं हम, ये रिलेटिव के कंडीशन में देख रहे हैं, रिलेटिव पॉवर्टी के कंडीशन में हम मेजर कर रहे हैं। अगर ए को देखोगे तो बी के कंपैरिजन में गरीब है, लेकिन फिर बी बोलते हैं, मैंने बोला बी भी तो गरीब है सी के कंपैरिजन में। ध्यान दो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्या हो रहा है ना, रिलेशन, किसी के रिलेशन में अगर पॉवर्टी को हम कंपेयर कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है, यही जो मीनिंग ऑफ पॉवर्टी था वही चीज आ जाएगा एब्सोल्यूट पॉवर्टी में। आगे बढ़ते हैं सर पॉवर्टी लाइन की तरफ। पॉवर्टी लाइन क्या होता है? पॉवर्टी लाइन ध्यान देना, यहां पे पॉवर्टी लाइन एक ऐसा लाइन है जहां पे आदमी सिर्फ उतना ही अमाउंट कमा पा रहा है जहां वो सिर्फ अपनी बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल कर पा रहा है, सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर पा रहा है। ये लाइन को हम बोलते हैं पॉवर्टी लाइन। अगर इससे ऊपर पर्सन है इसको हम बोलते हैं एपीएल, और नीचे अगर पर्सन है अगर नहीं पूरा कर पा रहा है इसको हम बोलते हैं बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, है ना। ये हो गया हमारा पॉवर्टी लाइन, जो एक ऐसा लाइन है जहां पे आदमी बेसिक नेसेसिटी को ही सिर्फ पूरा कर पा रहा है। ये ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं पॉवर्टी लाइन। एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी लाइन, तो ध्यान रखना इस चीज का, है ना। इसके ऊपर अगर पर्सन रहता है ना, बेसिक नेसेसिटी पूरा करने के बाद भी अगर उसके पास सेविंग है या और भी कुछ कर पा रहा है वो, दैट मीन्स अबव पॉवर्टी लाइन है। अगर वो भी नहीं पूरा कर पा रहा है, बेसिक नेसेसिटी को भी पूरा नहीं कर पा रहा है, मतलब समझो वो बीपीएल कंडीशन में है। मतलब ये लाइन का नाम क्या रहेगा सर? पॉवर्टी लाइन। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहाँ कुछ डेटा है, ये देख लेना आप, मीनिंग देख लेना। उसके बाद कुछ डेटा जो आपको याद करने की जरूरत है रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज के लिए, है ना। ये जो मेडिकल रिसर्च के थ्रू जो हमारे दिया गया था डेटा कि रूरल एरियाज को एटलीस्ट 2400 कैलोरी
पर डे मिलना चाहिए एंड अर्बन एरियाज के लोगों को 2100 कैलोरीज पर डे उनको मिलना चाहिए। ये चीज का आप डेटा ध्यान में रखिएगा, एमसीक्यूएस और वन सेंटेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये फोकस करके रखिएगा। पॉवर्टी लाइन का मीनिंग, नेचर ऑफ पॉवर्टी, मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड मीनिंग ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी, दोनों का डिफरेंस बिटवीन पूछ लिया जाता है सर। तो सब चीज को एकदम अच्छी तरीके से क्लियर करते हुए चलना। ओके, सो बच्चों देखते हैं अगला हमारा टॉपिक क्या है। अगर यहां ध्यान दोगे तो टॉपिक का नाम है इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। ये ऑलरेडी मैं आपको मेंबरशिप पे डिटेल में विद नोट डिस्कस कर चुका हूं, बट ये जो हमारा वन शॉर्ट रिवीजन वीडियो चल रहा है उसमें हम सीखेंगे कि देखो, ये अगर क्वेश्चन बनता है तो बच्चों के मन में सवाल रहता है कि सर हमको कितने पॉइंट्स एक्सप्लेन करना है। मैंने आपको क्लियर करके रखा है 6 to 7 पॉइंट्स। अगर 5 मार्क का आंसर लिख रहे हो 6 to 7 पॉइंट्स इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के साथ में, ठीक है, बिंदास रहो। अगर किसी में आपका 11 पॉइंट 15 पॉइंट 20 पॉइंट समझाए कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 to 7 पॉइंट्स आप एक्सप्लेन करोगे, लेकिन ये चीज का ध्यान रहे इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आपको साथ में अच्छी तरीके से मेंशन करना है। बढ़ेंगे इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी, ऐसे कौन सी चीजें हैं इंडिकेट करती है कि पॉवर्टी है या नहीं है, क्या क्या चीज को देख के हम बता सकते हैं। देखो सर, पहला पॉइंट है पर कैपिटा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। पर कैपिटा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऑन एन एवरेज एक फैमिली कितना खर्च करती है ड्यूरेबल गुड्स को परचेस करने में। ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विस, जैसे ड्यूरेबल गुड्स क्या क्या होते हैं सर, टेलीविजन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, है ना, ये सारी चीज ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। तो ऑन एन एवरेज एक फैमिली कितना स्पेंड करती है ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करने के लिए, इसी को हम बोलते हैं पर कैपिटा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। इसको निकालने का कैलकुलेशन कितना है सर, टोटल जितना भी हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर हुआ डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन करो, आपका आ जाएगा पर कैपिटा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। क्लियर है पहला पॉइंट। बढ़ेंगे आगे, लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन की कमी, ये देखो इसमें ये ध्यान दे लेना कि जिस कंट्री के ज्यादा लोग अगर ज्यादा अमाउंट एक्सपेंड हो रहा है पर फैमिली, मतलब समझिए वो ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज है, और जो कम कर पा रही है वो पुअर कंट्री है, ठीक है। बढ़ेंगे यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन। मेन गेम यहीं से शुरू होता है। मैल, मैल ये वर्ड को सुनो, MAL, मैल का मतलब होता है लैक, ठीक है, लैक, कमी, ठीक है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की कमी, ये भी चीज डिसाइड करती है कि भाई किसी कंट्री में या किसी फैमिली में गरीबी है या नहीं है, ठीक है। देखो मैल न्यूट्रिशन का मतलब लैक ऑफ कैलोरीज, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, है ना, ये सारी चीजें मुझे अगर फूड में नहीं अवेलेबल हो रहा है, ये सारी चीज का अवेलेबिलिटी कम है, मतलब समझो ये चीज बताती है कि कंट्री का डेवलपमेंट कम है और कंट्री पुअर है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन भी शो करता है, इंडिकेट करता है, बताता है कि कंट्री में गरीबी है या नहीं है। अगर कंट्री के लोगों को ये सारी चीजें, ऐसे फैसिलिटीज मिल जा रहे हैं, ऐसे फूड खा रहे हैं जिसमें कैलोरीज पाए जा रहे हैं, प्रोटीन्स पाए जा रहे हैं, विटामिन पाए जा रहे हैं, मिनरल्स पाए जा रहे हैं, मतलब समझो कंट्री मोर डेवलप्ड कंट्रीज है। लेकिन अगर लैक हो रहा है, कमी देखा जा रहा है, मतलब समझो वो पॉवर्टी का सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। तीसरा पॉइंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अच्छा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कब सही रहता है किसी कंट्री का, कब किसी कंट्री का आपको बता। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है ऑन एन एवरेज कितने साल तक जीने वाला है पर्सन, वो चीज पहले से ही एक्सपेक्टेशन बनाना, वही चीज को बोलते हैं हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जैसे कोई भी बंदा अगर इंडिया में पैदा होता है, हम पहले से क्लियर रहते हैं 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, 90 ईयर, ऐसा इतना दिन तक जीने वाला है ना। तो यही जो हमने लाइफ एक्सपेक्ट किया ना, इसी को बोलते हैं हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। तो अगर किसी कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा बेटर है, मतलब समझो कि उस कंट्री के कंडीशंस में बहुत अच्छे फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छे हैं, है ना, उनको न्यूट्रिशन फूड्स मिल रहे हैं, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी शो करता है कंट्री का डेवलपमेंट जोन, और गरीबी भी शो करता है ना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है और बच्चा पैदा होने के बाद 1 साल कंप्लीट करने से पहले जो बच्चा डेथ कर जाता है उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी, ठीक है। रेट हम कैसे निकालते हैं, पर 1000 पीपल, हर 1000 बच्चे में से कितने बच्चों का डेथ हो जाता है बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर, दिस इज कंसिडर्ड एट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सबसे अच्छा इसमें आपको देखने को मिलेगा कि नॉर्वे बहुत अच्छा है, वहां पे ज्यादा डेथ नहीं होता। ये भी प्रॉब्लम क्यों देखने को मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, माँ को सही न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है ना, तो इसके कारण वो बच्चों पे असर
पसर जाता है। तो जिस कंट्री में ये सारी चीजों में कमी देखने को मिल रही है, मतलब वो कंट्री लेस डेवलप्ड कंट्रीज है और पॉवर्टी कंडीशन में आती है। बढ़ेंगे आगे, मेडिकल सर्विसेज। मेडिकल सर्विसेज जैसे कि देखो, अगर कुछ कंट्रीज, यहां पे एग्जांपल दिया है आपको, डेवलपिंग कंट्रीज में आपको ये देखने को मिलेगा पर 1000 लोगों पे, हर एक पर 6000 लोगों पे एक डॉक्टर की अवेलेबिलिटी है। और जहां की तुम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करोगे, जैसे अमेरिका, जापान, ये सब कंट्रीज की बात करोगे, तो आपको ये देखने को मिलेगा हर 350 पर्सन पे एक डॉक्टर का अवेलेबिलिटी है। इस कारण से तुमने ये नोटिस किया होगा कि जब कोरोना का सिचुएशन हम फेस कर रहे थे, तो इंडिया में बहुत सारे लोगों को तकलीफ झेलना पड़ा। रीजन इज कि डॉक्टर की अवेलेबिलिटी डेवलपिंग कंट्रीज में कम है ना। देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स, कंपाउंडर, ये सब शो करता है कि कंट्री का मेडिकल फैसिलिटी कैसा है, मेडिकल सर्विस कैसा है। अगर इस तरीके का कंडीशन देख रहे हो, मैं बोल सकता हूं कि भाई ये रिच कंट्री है, यहां फैसिलिटीज अवेलेबल है चीजों को, है ना। डेवलपिंग कंट्रीज में आप सिचुएशन देख रहे हो। ओके, बढ़ेंगे, ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर भी बताता है, जैसे जैसे हम चीजों को इंप्रूव कर रहे हैं, आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फिल्टर वाटर की अवेलेबिलिटी हो रही है, टैप्ड वाटर की अवेलेबिलिटी हो रही है, मतलब क्लीन वाटर। क्लीन वाटर, देखो, ड्रिंकिंग वाटर का डायरेक्टली रिलेशन किसके साथ है सर? हेल्थ के साथ। हमारा जो हेल्थ है ना, पूरा पानी से जुड़ा हुआ। अगर सही पानी नहीं पीते हैं, गंदा पानी हमको पीने के लिए अगर अवेलेबिलिटी होती है, तो वो हमारे हेल्थ पे एडवर्सली इफेक्ट करती है, नेगेटिव इफेक्ट देता है। जैसे कि यहां पे थोड़ा सा डेटा को ले लेते हैं, तुम अगर इंडिया जैसी कंट्री की बात करोगे तो अराउंड 63.3% लोगों को आप 65% यूज कर सकते हो, क्योंकि अब अवेलेबल होना शुरू हो गया है। अराउंड 65% लोगों को प्योर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अवेलेबल हो पा रहा है। अदर जो लोग हैं, बचे हुए जो परसेंटेज के लोग हैं, वो या तो रिवर पे डिपेंड है, कैनल पे डिपेंड है, पॉन्ड पे डिपेंड है ना। तो ये सारी चीजों के थ्रू वो अपने वाटर की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ सर, एजुकेशन है। एजुकेशन का पॉवर्टी से क्या रिलेशन? एजुकेशन कैसे बता सकता है कि किसी भी कंट्री में पॉवर्टी है या नहीं है? आप कंट्रीज घूमो, आपको पता चलेगा कि आप डेवलप्ड कंट्रीज में जब एंट्री मारते हो, वहां ज्यादा से ज्यादा लोग आपको एजुकेटेड लोग मिलेंगे, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज में जाते हैं तो परसेंटेज घटना शुरू हो जाता है। मतलब कंट्री के एजुकेशन लेवल को भी देख के हम बता सकते हैं कि कंट्री का पॉवर्टी कंडीशन क्या है। बढ़ेंगे आगे सर, हाउसिंग की तरफ। हाउसिंग अगर सर आप नोटिस करोगे तो जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में जाओगे तो वहां मोस्ट ऑफ द लोगों के पास रहने का, खुद का रहने का पक्का मकान। हाउसिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि चार दीवारी मिल गया, दिस इज कॉल्ड हाउसिंग, ऐसा नहीं होता। हाउस का मतलब होता है कि आपको सारी फैसिलिटीज अंदर अवेलेबल है या नहीं है। ये भी एक सिचुएशन बनता है। डेवलप्ड कंट्रीज में लोगों के पास जो घर की फैसिलिटी होती है, उसमें उनको सारी चीजों का फैसिलिटी देखने को मिलता है। डेवलपिंग कंट्रीज में क्या है कि हम चार दीवारी वाले, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चार दीवारी के अंदर सिर्फ रह रहे हैं, बट उनको वो चीज का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो रहा। और कुछ लोग को तो डर्टी हटमेंट्स, स्लम, झोपड़पट्टियों में रहने के लिए मजबूर है लोग, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। आज के लाइफ को अगर आप बता दो कि भाई मैं बिना इलेक्ट्रिसिटी के चीजों को हैंडल कर सकता हूं, बिल्कुल भी नहीं। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बताता है कि भाई गरीबी है या अमीरी है ना। क्योंकि आपके आसपास देखना, आप अभी पढ़ाई कर रहे होंगे, मोबाइल को यूज कर रहे होंगे, मोबाइल को चार्ज करना पड़ रहा होगा, लाइट जल रहे होंगे, लाइट का यूज इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है, टेलीविजन चल रहा होगा, टेलीविजन का इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्शन है। मतलब बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम कोई भी चीज को, घर के जो हमारे बेसिक फैसिलिटी है, उसको हम पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बताता है कि कंट्री कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही है, कितना यूज में ले रही है, वो भी पॉवर्टी कंडीशन शो करता है। और जहां तक बात करें हम इंडिया का, ज्यादातर परसेंटेज है ना, लोग गांव में रहते हैं। जैसे आपको देखने को मिलेगा 70% अराउंड पॉपुलेशन हमारा जो है विलेज में रह रही है। और विलेज में रह रही है तो उसका क्या होता है कि ये डेवलपिंग कंट्रीज को थोड़ा पॉवर्टी कंडीशन में देखा जाता है, ठीक है। क्योंकि अभी आप कुछ टाइम से देखोगे तो मिलना शुरू हो गया इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, बट पहले बहुत हमको दिक्कत होता था, तो वो कंडीशन एक पॉवर्टी कंडीशन शो करता था। ओके, आगे बढ़ेंगे, प्रोविजन ऑफ टॉयलेट्स। यहां पे देखिए लिखा हुआ है 66% विद इन हाउस टॉयलेट।
घर में 66% लोगों को टॉयलेट का फैसिलिटी अवेलेबल है। बाकी परसेंटेज किधर गए सर? ये जो 34% लोग बचे हैं, ये गंदगी में, पानी का प्रॉब्लम, बीमारियों से लड़ने के लिए मजबूर हैं, है ना। तो इंडिया का ये डेटा था, प्रोविजन ऑफ टॉयलेट्स, घर में जो टॉयलेट्स की अवेलेबिलिटी होती है वो भी शो करता है कि पॉवर्टी कंडीशन चल रहा है या पॉवर्टी कंडीशन नहीं है। हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे थे ना सर, इसका नाम ही था इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी, है ना, कि पॉवर्टी बताने वाली चीजें क्या क्या है, क्या क्या चीज देख के मैं पॉवर्टी बता सकता हूं कि वो पॉवर्टी कंडीशन है या नहीं है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को एक बार नजर मार लीजिए, थोड़ा देर रुक जाइएगा, फिर बढ़िएगा अगले पॉइंट की तरफ। ओके, सो बच्चों बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या वजह है पॉवर्टी के, क्या क्या कॉजेज है पॉवर्टी के। और पॉवर्टी के कॉजेज आपके एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सर। ध्यान रखेंगे, आपका सेक्शन डी में जो 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें सोशल फैक्टर और अदर फैक्टर पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर का चांस होता है, अगर 3 मार्क में सेक्शन डी में पूछा जाता है तो 3 पॉइंट एक्सप्लेन करने को बोला जाएगा। अदरवाइज अगर आप पूरा पॉइंट एक्सप्लेन करने को बोला गया है, मतलब समझो वो 5 मार्क में पूछे जाने का चांस है। ध्यान देना अच्छी तरीके से, है ना। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी को हम सारे फैक्टर्स को अच्छी तरीके से समझेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसके कारण इंडिया में पॉवर्टी का कंडीशन देखने को मिलता है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल रीजन के ऊपर कि हिस्टोरिकल रीजन हमारे कंट्री के पॉवर्टी का क्या एक रीजन की तरह काम कर रहा है। देखो हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स का आना, और ब्रिटिशर्स बहुत कम फोकस करते थे हमारे, देखो हमारी जो कंट्री है ना, मोस्टली हमारी कंट्री जो लोग हैं 70% लोग हमारे विलेज में रहते हैं, है ना, या रहते थे। ठीक है, अब ये जो विलेज में रहने वाले लोग हैं वो डायरेक्टली किससे जुड़े हुए थे? एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे, लेकिन इनकी जो चीजें थे, इनके जो पॉलिसीज थे हमारे एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं करती थी। एंड ये एक रीजन बना हिस्टोरिकल रीजन में से। हमारे कंट्री में जमींदारी सिस्टम चलता था। जमींदारी सिस्टम में कैसा होता था कि भाई गांव के लोग जो वर्क कर रहे हैं उनके हाथ में लैंड का ऑनरशिप नहीं होता था। इस रीजन से भी ये भी एक रीजन बना जिसके कारण हमारे कंट्री में पॉवर्टी देखने को मिला। ड्रॉट, सूखापन, इंडिया में बहुत सारे ऐसे ईयर्स आए हैं जिसमें हमने देखा कि भाई बारिश नहीं हुआ, सूखा रह गया जमीन, तो इस कारण से भी हमको तकलीफ देखने को मिला। फार्मर्स को जो क्रेडिट अवेलेबल होता था, हाई इंटरेस्ट चार्ज किया जाता था, ये भी एक रीजन बना पॉवर्टी का। ठीक है, ये हमारे हिस्टोरिकल रीजन है। ये कुछ पॉइंट्स है, ध्यान में रख लीजिएगा, इसको यूज करके आपको आंसर बनाने रहेंगे। आगे बढ़ते हैं कि रूरल पॉवर्टी का अगर पूछ लिया, कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी इसको हम 2 फैक्टर में बांटेंगे, पहला नेचुरल कॉजेज एंड दूसरा डेमोग्राफिक कॉजेज। ठीक है, रूरल पॉवर्टी के अगर वजह मुझसे पूछे जा रहे हैं तो पहला तो मैंने बोला नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज क्यों? क्योंकि हमारे जो विलेज हैं, गांव के जो ज्यादा लोग हैं एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर से ही उनको रोजगार मिलता है, वहां से उनको पैसा अवेलेबल होगा, तभी वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर पाएंगे। अब यहाँ होता कैसा है, हमारा एग्रीकल्चर डिपेंड है रेन पे, वेदर कंडीशन पे। अगर ये सारी तकलीफें देखने को मिलती है तो समझो कि हमारे जो एग्रीकल्चर फील्ड से है प्रोडक्शन घटेगा, और वो लोगों को हो सकता है कि कई ऐसे साल जाएंगे जहां पे उनको रोजगार ना मिले, और ये एक पॉवर्टी का रीजन बन जाता है क्योंकि नेचर पे डिपेंड है हमारा एग्रीकल्चर, डायरेक्टली रिलेटेड है नेचर से। ओके, बढ़ेंगे डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक का मतलब होता है पॉपुलेशन, है ना। जब हम पॉपुलेशन के रिगार्डिंग बात करते हैं तो वहां हम वर्ड यूज करते हैं डेमोग्राफिक। वो डेमोग्राफिक कॉजेज अभी आप अगर नोटिस करोगे इंडिपेंडेंस के बाद तो आपको यह देखने को मिलेगा कि हम मेडिकल सर्विसेज पे बहुत अच्छा वर्क किए, एंड मेडिकल सर्विसेज पे फोकस के कारण हमको यह देखने को मिला कि डेथ रेट रिड्यूस हो गया, है ना। जो अननेसेसरी डेथ होते थे कुछ बीमारी के कारण, कुछ पोलियो के कारण डेथ होता था, है ना, कुछ मतलब जो भी बीमारियों के कारण अगर डेथ होता था तो उस पर हमने कंट्रोल बना लिया। लेकिन बर्थ रेट अल्टीमेटली दिखा कि ये बढ़ता ही जा रहा है। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमको बहुत रैपिड इंक्रीज देखने को मिला बर्थ रेट में। इसका चीज कहां पे रिजल्ट हुआ कि भाई मार्केट में लेबर सप्लाई ज्यादा आ गए, लेबर सप्लाई तो आ गए लेकिन एम्प्लॉयमेंट सबको नहीं मिल पाया, मतलब देरी में अनएम्प्लॉयड, वो लोग बेरोजगार रह गए। और अनएम्प्लॉयड है मतलब कि कंडीशन क्या क्रिएट करता है
पोवर्टी का। ठीक है, ये हिस्टोरिकल रीजन और रूरल पोवर्टी के जो नेचुरल कॉज है, डेमोग्राफिकल कॉज है। आई होप कि ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आया। आगे बढ़ेंगे इकोनॉमिक फैक्टर की तरफ। अगर आपको 5 मार्क में क्वेश्चन बनता है तो इकोनॉमिक फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देख लेते हैं सबसे पहला पॉइंट, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर लेबर। अच्छा, इंडिया में ये क्यों देखने को मिला कि पर लेबर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत कम देखने को मिलता था? रीजन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इंडिया का जो एग्रीकल्चर है रेन पे डिपेंड है ना, वेदर पे डिपेंड है। तो ये सारी चीजें एक फैक्टर प्ले की जिसके कारण हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन घटा और वो पॉवर्टी का अल्टीमेट एक रीजन बना। ठीक है, उसके बाद आप अगर देखोगे तो हमारा बहुत कम ध्यान रहा नई टेक्नोलॉजी के अडॉप्ट करने में। अब भी तुम देखोगे तो ये चीज नोटिस करोगे कि इंडिया में कई लोग ट्रैक्टर, थ्रेसर, ये सारी चीजों का यूज नहीं करना चाहते, है ना। पुरानी तरीके से बुलक को यूज करके, प्लो को यूज करके, हल बैल को यूज करके अपना खेती करते हैं, है ना, पुराने तरीके से यूज करते हैं, काऊ डंग का यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का कम करने के लिए एक रीजन बना। ठीक है, और ये कम हुआ मतलब समझो फार्मर को अच्छा इनकम जनरेट नहीं हुआ, अच्छा इनकम जनरेट नहीं हुआ मतलब पॉवर्टी का कंडीशन तैयार किया। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री के अंदर देखने को मिला। क्यों देखने को मिला? तो इसका भी रीजन है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का फोकस, अभी मान लो हमारी कंट्री लेबर जोन वाली कंट्री है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इलिटरेट हैं, इलिटरेट में हमारी लिटरेसी रेट बहुत हाई नहीं है, तो हमारे कंट्री में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इलिटरेट हैं। तो ये जो लेबर को जॉब चाहिए होता है उस अकॉर्डिंग उनको जॉब अवेलेबल नहीं हो पाया। इनके लिए मेन क्या था कि इनको अगर जॉब अवेलेबल करना है तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस किया जाए, लेकिन हमारी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर पे उतना फोकस नहीं की जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लेबर लोगों को मिल सके बेनिफिट। अब एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस नहीं मतलब समझो हमारी कंट्री के बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड रह गए, है ना। ये भी एक रीजन बना कि हमारी कंट्री में पॉवर्टी हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी, इसको समझते हैं हम जमींदारी सिस्टम से। देखो हमारी कंट्री में कई सालों तक जमींदारी सिस्टम फॉलो हुआ और जमींदारी सिस्टम में एक कंडीशन होता था कि भाई एक जो गांव का प्रधान है, गांव का कोई भी एक मेन पर्सन को दे दिया जाता था जिसको हम जमींदार बोलते थे, लैंड लॉर्ड बोलते थे, है ना। उसके अंडर में पूरा जमीन, गांव का जमीन या पूरे एरिया का जमीन उसके अंडर में रहता था और गांव के लोग सिर्फ उसमें खेती करते थे, लेकिन गांव के लोग जो उसमें खेती कर रहे हैं उनका ऑनरशिप वहां पे नहीं होता था, उनको पूरा बिग बेनिफिट नहीं मिल पाता था वहां से। इसके कारण क्या देखने को मिलता था, वो लोग उतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे, है ना, खेती करने में। जैसे मान लो मैं तुमको बोलूं कि तुम मेहनत करोगे ये कंपनी तुम्हारी ग्रो होगी, है ना, तुम्हारी कंपनी ग्रो होगी, और मैं तुमको बोलूं ये मेहनत करोगे कंपनी ग्रो होगी, तुम दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। एक काम ऐसा होगा जो तुम्हारा खुद का है उसके लिए तुम जान लगाने को तैयार हो जाओगे, है ना। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड प्रॉपर्टी में जमींदारी सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिला कि उसमें जो लोग खेत में वर्क कर रहे हैं उनके ओनरशिप में जमीन नहीं है ना। जमीन पूरा जमींदार के हाथ में दिया गया है और वो सिर्फ टेनेंट की तरह यूज करता था, भाड़ा बढ़ोतरी टाइप में, कि हाँ भाई तुम जमीन में खेती करो, खेती करके ये पोर्शन, बिग पोर्शन मुझे चाहिए, उसमें से जो तुम्हारे जरूरत के अकॉर्डिंग है वो तुमको दे दिया जाएगा। तो ये एक पॉवर्टी का बहुत जबरदस्त तरीके से एक रीजन की तरह काम किया। नेक्स्ट इज मिनिमल डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। अब ये पॉइंट को हम कैसे समझाएंगे सर? तो देखो अब हमारी जो गवर्नमेंट है, जब सेकेंड 5 ईयर प्लान चालू हुआ, फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे हमारी गवर्नमेंट का फोकस बिल्कुल एग्रीकल्चर सेक्टर पे था, है ना। हमारे जो कंट्री का पॉवर्टी रिड्यूस करने का, गरीबी हटाओ का एकदम जबरदस्त तरीके से फोकस था, लेकिन गवर्नमेंट का फोकस सेकेंड 5 ईयर प्लान से, दैट मीन्स 1956 से 1956 के बाद हमको क्या देखने को मिला कि हमारे गवर्नमेंट का फोकस इंडस्ट्रीज की तरफ बढ़ा। और इंडस्ट्रीज में भी कैसे टाइप के इंडस्ट्रीज? हैवी इंडस्ट्रीज, बिग इंडस्ट्रीज, जिसको जहां पे मशीनरीज ज्यादा यूज किए जाते हैं, लेबर का कम यूज होता है, वैसी टाइप की इंडस्ट्रीज को फोकस किया गया, है ना। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, जहां लेबर ज्यादा चाहिए वहां फोकस नहीं किया गया, है ना। इसको लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज बोला जाता है। ये जो स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री है ना, इसको लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज
बोले जाते हैं, जहाँ पे लेबर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, मशीनरी की कम। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं की, गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस गया हैवी इंडस्ट्रीज़ की तरफ। उसके कारण क्या देखने को मिला, बहुत सारे लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड रह गए एंड अल्टीमेटली ये हमको क्या किया, पॉवर्टी का कंडीशन देखने को मिला कंट्री के अंदर। नेक्स्ट इज रैपिड इंक्रीज इन प्राइसेस। अगर तुम नोटिस करोगे ना तो कंट्री के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि प्रोडक्ट की चीजों का प्राइस बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ता जा रहा है ना। तो ये प्राइस बढ़ने के कारण होता क्या है ना, हमारा परचेजिंग पावर घटता है सर, परचेजिंग पावर। अब परचेजिंग पावर घटना मतलब समझो मेरे पास है 10,000 रुपया, लेकिन वो 10,000 से जो मैं खरीद सकता था, प्राइस बढ़ने के कारण अब वो 10,000 में मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। तो इसके कारण अल्टीमेटली क्या देखने को मिला कि जो लोअर क्लास के लोग थे, है ना, तो वो लोग का परचेजिंग पावर घट गया और वो पॉवर्टी के कंडीशन में आ गए। ये थे सर हमारे इकोनॉमिक फैक्टर, जिसमें कि कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान में रखिएगा, दिमाग में होना चाहिए। ये 5 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन 3 पॉइंट आप लिखेंगे, ठीक है। चलो सोशल फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं। सोशल फैक्टर कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण पॉवर्टी देखने को मिला। पहला, लो लेवल ऑफ एजुकेशन। लो लेवल ऑफ एजुकेशन क्यों? हर किसी को पढ़ने का मतलब, आप हमारी कंट्री में देखोगे तो हर कोई आपको पढ़ा लिखा नहीं मिलेगा। आज तो एजुकेशन को हम बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा टाइम पहले चले जाओगे आपको लिटरेसी रेट बहुत कम देखने को मिलेगा, है ना। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका 10th का भी एजुकेशन कंप्लीट नहीं है, 12th का भी एजुकेशन। अब मान लो एजुकेशन मिल भी जा रहा है तो उनके पास स्किल नहीं है ना। एजुकेशन लेने के बाद भी ये देखने को मिल रहा है कि उनके पास स्किल नहीं है, उनको सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं मिल पा रहा है, और इस कारण से वो कंपनी में जॉब करने के लिए या कहीं पे वर्क करने के लिए वो खुद को कैपेबल नहीं बना पा रहे हैं। अगर एजुकेशन नहीं रहेगा, उनके पास स्किल नहीं रहेगा, उनके पास जो ट्रेनिंग चाहिए उनको बताने वाला है, वो चीज़ अगर उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उनको अल्टीमेटली क्या फेस करना पड़ा, पॉवर्टी, क्योंकि वो लोग बेरोजगार रह गए, और बेरोजगार है मतलब उनके हाथ में पैसा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी ये आज से नहीं चल रहा है सर, आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि लड़कियों को भी पढ़ने का मौका मिल रहा है, लड़कियों को भी काम करने का मौका मिल रहा है, लेकिन कुछ साल पहले की तरफ जाएंगे तो वहां विमेंस को पढ़ना अलाउ नहीं था, विमेंस को बाहर जाके वर्क करना अलाउ नहीं था। अगर काम, मान लीजिए आपने जेंडर इनइक्वालिटी के तौर पे लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया, अब लड़कियां एजुकेटेड नहीं है, तो क्या लगता है आपको कि उनको जॉब में अगर आप अपॉर्चुनिटी दोगे भी तो वो कर पाएंगे क्या, वो कंपटीशन झेल पाएंगे क्या? क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं है ना। वहां पे हमने उनको इनइक्वालिटी फेस करने दिया, उनको सही तरीके से एजुकेशन नहीं दिया, एंड सही तरीके से एजुकेशन नहीं देना मतलब उनको जॉब के लिए कोई भी स्किल नहीं है, कोई भी उनकी चीजों डेवलपमेंट नहीं हुआ जो कि वो मार्केट में सर्वाइव कर सके। और अगर वो एजुकेटेड भी हो जाते हैं तो जहां वो जॉब करने जाते हैं तो मेल के कंपैरिजन में उसको कम पेमेंट किया जाता है। तो ये क्या देखने को मिला कि भाई अल्टीमेटली फैमिली के इनकम पे इफेक्ट पड़ा, तो ये हमारे एक पॉवर्टी का रीजन बना, ठीक है। ये था हमारे सोशल फैक्टर। अदर फैक्टर पे आ जाते हैं। वॉर। इंडिया में वॉर एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है हमारे पॉवर्टी के लिए। अगर आप इंडिया को देखोगे, इंडिपेंडेंस के बाद 2 सबसे बड़ा वॉर हमने झेला है, चाइना और पाकिस्तान के साथ, है ना। भूलने वाली बात नहीं है। हमने वो जो 2 वॉर किया है, तो वॉर करने से सिर्फ ये नहीं होता कि बंदूक गोली चलता है और सैनिक मरते हैं। वॉर करने से हमारे कंट्री पे अल्टीमेटली इफेक्ट पड़ता है। गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करना शुरू करती है ना। जो भी खर्चे होते हैं वो हमसे ही देश को चलाने के लिए निकाला जाता है। तो इससे क्या हुआ ना भाई कि कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशन पे असर पड़ा, कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन एडवर्स तरीके से अफेक्ट हुआ, है ना, नेगेटिव तरीके से इफेक्ट हुआ, एंड ये पॉवर्टी का एक वजह बना। अगला पॉइंट है इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। अब सर अगर हमारी कंट्री फेस की 2 वॉर, बड़ी बड़ी वॉर फेस की, तो उनको एक सिक्योरिटी चाहिए कि भाई फ्यूचर में कभी ऐसा होता है तो हमारे पास एक सेफ्टी सिक्योरिटी, हमारे पास भी रिसोर्सेज हो जिसके थ्रू हम फाइट कर सके। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। अपने बजट का जो पैसा है जो हमारी कंट्री में स्मॉल इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए देना चाहिए था, एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करना चाहिए था, वो पैसा को डाइवर्ट करके पहुंचा दिया डिफेंस एक्सपेंडिचर की तरफ। मतलब बाहर कंट्री से बंदूक खरीदना, बाहर कंट्री से वो जो फाइट जेट्स होते हैं वो
सारे परचेस करना, तो गवर्नमेंट उस पर ज्यादा एक्सपेंडिचर करना शुरू कर दी और ये भी एक रीजन बना हमारी कंट्री के पॉवर्टी का। ठीक है, ओके। जो चीज हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यूज हो सकता था उसका फोकस डाइवर्ट करके डिफेंस की तरफ चला गया। नेक्स्ट इज डिफेक्टिव पॉलिसीज। डिफेक्टिव पॉलिसीज में आप सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि भाई फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमारा फोकस कहां था? एग्रीकल्चर। गवर्नमेंट को कुछ साल तक यहां पे फोकस करना चाहिए था, बट गवर्नमेंट ने तुरंत सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से, पहला 5 ईयर प्लान बना था 1951 में, है ना, जो कि 1956 तक था। फिर 1956 से सेकेंड ईयर 5 ईयर प्लान चालू हुआ एंड वहां पे हमारा फोकस शिफ्ट हो गया इंडस्ट्रीज सेक्टर पे, और इंडस्ट्रीज में भी हमने फोकस किया जो जहां पे क्या बोलते हैं, बेसिक टाइप के इंडस्ट्रीज, हैवी टाइप के इंडस्ट्रीज जिसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए और लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया। तो ये डिफेक्टिव पॉलिसीज भी हमारे कंट्री में पॉवर्टी होने का एक रीजन बना। ये थे हमारे सारे जो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी बने, पॉवर्टी कंडीशन फेस करने के वजह बने। इसको अच्छी तरीके से आप समझिए, अगर नहीं समझ पाए हैं तो वापस रिपीट कीजिए चीजों को, है ना, रिपीट करके कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। आगे हम बढ़ेंगे मेजर्स ऑफ पॉवर्टी। ओके, सो बच्चों अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसमें है मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी। अभी जो इससे पहले हमने टॉपिक डिस्कस किया उसमें हमने डिस्कस किया कि क्या क्या रीजन है जिसके कारण हमारे कंट्री के अंदर पॉवर्टी देखने को मिलता है। अब हम सॉल्यूशन की तरफ, मेजर्स का मतलब होता है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन पे बात करेंगे कि ये पॉवर्टी को हटाने का, पॉवर्टी को कम करने का क्या क्या हमारे पास सॉल्यूशन हो सकते हैं। सबसे पहला देखिए, अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने पे काम किया जाए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने पे काम किया जाए, तो हमारे कंट्री से बहुत बड़े पोर्शन, बहुत बड़े पॉपुलेशन को हम पॉवर्टी कंडीशन से बाहर ला सकते हैं। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी देखने को मिलेगा उनका, है ना। तो इस कारण से गवर्नमेंट को इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि उनका प्रोडक्शन, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जा सके। जैसे कैसे किया जा सकता है ये? तो फार्मर्स को ट्रेनिंग देकर, ठीक है, फार्मर्स को ट्रेनिंग देके उनको अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के बारे में बताकर, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझाकर, ठीक है, जैसे वो मान लो ट्रैक्टर हो गए, थ्रेसर हो गया, वाटर पंप्स हो गए, ये सारे चीज़ों का यूज़ करा के, इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल करके, तो ये क्या होगा? फार्मर के लिए एक अच्छा बेनिफिट तरीके से काम करेगा और कंट्री में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता हुआ दिखेगा और ये अल्टीमेटली हमारे पॉवर्टी को रिड्यूस करेगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या है। ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज माने जाते हैं, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, है ना। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज मतलब जहां लेबर ज्यादा चाहिए, कैपिटल कम चाहिए। अब यहां पे क्या होगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा ऐसी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल पाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलना मतलब बहुत सारे लोगों के मतलब पॉवर्टी कंडीशन से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स क्या होते हैं सर? अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब वेंडर्स, फार्मर्स के लिए फैसिलिटीज। फार्मर्स भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में ही आते हैं, है ना। जो इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं उनके पास तो पीएफ कटता है, उनको ग्रेचुइटी मिलता है, बट जो फार्मर खेत में काम कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज तरीके से, उनको ये सारी फैसिलिटीज नहीं मिलती। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको पेंशन दे, उनको भी ओल्ड एज की फैसिलिटी मिले ताकि वो भी सेफ तरीके से, अच्छी तरीके से काम कर सके। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए वेजिटेबल मार्केट, है ना, वेजिटेबल मार्केट वेंडर। वेंडर का मतलब होता है सेलर, ठीक है। आप कई जगह देखते होंगे कि वेजिटेबल के सेल्स लगना शुरू हो गए ताकि छोटे मोटे जो लोग हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले कि वो ये सब काम करके अपना पॉवर्टी के कंडीशन से बाहर आए, ठीक है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे फोकस करने से भी हमारे कंट्री से पॉवर्टी कंडीशन हटाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टैक्स पॉलिसी। एप्रोप्रिएट मतलब सही, जो सही है उस तरीके का टैक्स पॉलिसी लगाया जाए। जैसे रिच पीपल से आप ज्यादा भी टैक्स चार्ज करोगे तो वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनसे ज्यादा टैक्स चार्ज करके इस पैसे को जो पुअर लोग हैं उन तक पहुंचाना,
है ना, पुअर लोगों को उससे बेनिफिट देना, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज वो सारी चीजों से बिल्ड करना, तो ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है पॉवर्टी को रिड्यूस करने। और बिल्कुल गवर्नमेंट भी ऐसे ही करती है, रिच लोगों से टैक्स चार्ज करके पुअर लोगों तक पहुंचाना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो था उसको इक्वल तरीके से करना, ताकि कंट्री का मतलब कंट्री से पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट इज राइज इन ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हमारे जो कंट्री में एम्प्लॉइज हैं, हमारे जो कंट्री में लोग हैं, उन लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे स्कूल्स में इन्वेस्टमेंट हो, ताकि स्कूल्स कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, इससे क्या होगा, लोगों में एजुकेशन आएगा, है ना। एम्प्लॉइज के ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग के ऊपर काम करना चाहिए, उनके डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चाहिए, उनको स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चाहिए, है ना। गवर्नमेंट को अपना पैसा ये सारी चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, ताकि यहाँ के जो ह्यूमन है उनका ग्रोथ हो। अगर उनका ग्रोथ होगा तो वो एम्प्लॉयमेंट लेने के काबिल रहेंगे। भाई रीज़न क्या बन रहा था, उनके पास एजुकेशन नहीं है, स्किल नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, सही ट्रेनिंग नहीं है, इस कारण से उनको रोजगार नहीं मिल रहा था। अगर गवर्नमेंट एक ऐसा अरेंजमेंट करे जहां पे लोगों को सही तरीके से स्कूलिंग मिले, कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करने का उनके पास अपॉर्चुनिटी हो, है ना, उनको सही तरीके से गाइडेंस दिया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए, तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या दिखेगा कि लोग खुद ही अगर वो कैपेबल होंगे तो अपना पॉवर्टी कंडीशन को हटाने में काम करेंगे। नेक्स्ट इज गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइसेस। रीजनेबल प्राइसेस क्यों जरूरी है सर? अगर मान लो अब प्राइस हाई होगा, प्राइस अगर हाई होगा तो यहाँ क्या देखने को मिलेगा आपको, प्राइस अगर हाई है तो लोगों का परचेजिंग पावर घट जाता है। हमने एक अभी रीजन पढ़ा था कि इंक्रीज इन प्राइस एक पॉवर्टी का रीजन बनता है। क्या क्यों रीजन बनता है? प्राइस अगर हाई रहेगा, चीजों का प्राइस बढ़ता रहेगा कंटिन्यूअसली, तो पुअर क्लास के जो लोग हैं वो लोग चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और यहाँ वो अपने बेसिक नेसेसिटी को नहीं पूरा कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट के ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सॉल्यूशन ला सकती है कि भाई जो बेसिक नेसेसिटी की चीजें हैं, जो बेसिक जरूरतें की चीजें हैं, वहां पे वो टैक्स कम चार्ज करें और वो कम पैसों में गरीबों को अवेलेबल हो। गवर्नमेंट इस चीज पे काम कर रही है कि फ्री राशन अवेलेबल करे लोगों को, है ना, उनको कम दाम पे चीजें अवेलेबल करे, रीजनेबल प्राइस पे चीजें अवेलेबल करे, तो इससे पॉवर्टी का कंडीशन घटता हुआ दिखेगा। ये था हमारा पूरा सॉल्यूशन, जिस चीज पे काम करके गवर्नमेंट हमारी पॉवर्टी कंडीशन को रिड्यूस कर सकती है, एंड करने पे काम भी चल रहा है हमारा। बढ़ेंगे हम अपने लास्ट पॉइंट, लास्ट टॉपिक की तरफ। चलिए बढ़ते हैं। अभी तक हमने 6 स्कीम्स के बारे में, 6 मेजर के ऊपर बात किया। अब 7वें, 8वें, 9वें और 10वें, इसको मैं यहाँ थोड़ा डिटेल में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये वाला क्वेश्चन एक अलग तरीके से पूछा जाता है, तो ये आपको आंसर बनाने में काम आएगा, ठीक है। देन 8, 9, 10 मेजर्स अगर पूछा जाएगा तो 5 ही मेजर आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम में, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो अलग अलग क्वेश्चन पूछा तो आपको दिक्कत ना हो, इस कारण से हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं, ठीक है। चलो, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, ये भी गवर्नमेंट की तरफ से लाया गया सॉल्यूशन के तौर पे पॉवर्टी को हटाने के लिए, जिसमें देखिए पहला पॉइंट दिया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ावा दिया गया कि भाई जो लोग हैं जो पुअर कंडीशन में है उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी दिया गया, उनको इजीली लोन्स अवेलेबल किया गया, है ना, ताकि वो इनको इजीली अगर क्रेडिट अवेलेबल होगा तो वो खुद का काम चालू कर सकते हैं, खुद के काम को बढ़ा सकते हैं और वो पॉवर्टी कंडीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे उसमें स्कीम्स लाए गए थे, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा IRDP, फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। रूरल को डेवलपमेंट बोलेंगे तो गांव इलाके के डेवलपमेंट के लिए जो प्रोग्राम्स लाए गए थे उसका नाम दिया गया IRDP। देन दूसरा ट्राइजेम, इसका, ये दोनों को आपको इसलिए याद करके चलना है क्योंकि दोनों का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। ट्राइजेम का फुल फॉर्म है सर ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये चीज को, ये दोनों का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को लाने के तहत, ठीक है। अगला बढ़ते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम। देखो, गांव में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कभी अगर रेन नहीं हुआ, ड्रॉट हो गया, बारिश बिल्कुल नहीं हुआ, या कोई इमरजेंसी कंडीशन है ना, इमरजेंसी कंडीशन मतलब जहां पे उनको कमाने का कोई जरिया नहीं है, तो वैसे केस में गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल करने का काम किया लोगों के लिए, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का। गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, ये सारे स्कीम्स गवर्नमेंट लाना शुरू की, ठीक है। ओके, आगे बढ़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, गवर्नमेंट कई सारे यहाँ पे है ना, आप वेज
एम्प्लॉयमेंट स्कीम, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, देन नरेगा। इसके बारे में तो आपने सुना होगा सर, नरेगा जो कि 2005 में आई थी, नाम चेंज हुआ था मनरेगा। मनरेगा अक्टूबर 2 2009 है ना। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था नरेगा का वो था कि हर फैमिली मेंबर में से किसी एक पर्सन को पूरे साल में 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट गारंटी हो, है ना, ताकि वो अपने फैमिली को चला सके, जिसमें से 1/3 जो हर 3 में से एक जॉब वुमेन के लिए रिजर्व किया गया था। ये सब पॉइंट्स थे एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स के, ठीक है। तो ध्यान रख लीजिएगा आप। बढ़ते हैं 8वें मेजर की तरफ। ये 7वें मेजर के अंदर की चीजें हैं, ठीक है। 8वें मेजर्स पे आते हैं हाउसिंग स्कीम। गवर्नमेंट ने पॉवर्टी को हटाने के लिए बहुत सारा, उनको पता था कि हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने की फैसिलिटी नहीं है, ड्वेलिंग फैसिलिटी नहीं है। उसके लिए कई सारे स्कीम्स निकाले, जैसे इंदिरा आवास योजना, है ना। इंदिरा आवास योजना एक बहुत फेमस योजना, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत बहुत सारे लोगों को घर बनाने के लिए वो पैसा अवेलेबल किए, ठीक है। तो हाउसिंग स्कीम्स भी गवर्नमेंट की तरफ से लाया गया ताकि पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके। प्रोविजन ऑफ टॉयलेट्स लाए गए कि लोगों को टॉयलेट्स के लिए उनको फंडिंग किया गया, है ना। गवर्नमेंट ये सारी चीज़ों के लिए बढ़ चढ़ के अच्छी तरीके से काम की ताकि पॉवर्टी को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट इज सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। अब यहाँ पे सिक्योरिटी वर्ड क्या है सर? सिक्योरिटी। अभी कई सारे ऐसे लोग हैं हमारे कंट्री में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़े हुए हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो इनको कैसा, जब तक फिजिकल वर्क कर रहे हैं तब तक इनके पास अर्निंग होता है, बट एज हो जाने के बाद फिर ये इनके पास अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, फिर वो अल्टीमेटली पॉवर्टी के कंडीशन में चले जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया ना, पेंशन स्कीम निकाला ये लोगों के लिए, पेंशन स्कीम दिया। जो ज़्यादा एज के लोग हैं वो लोग को बेनिफिट देना शुरू किया, उन लोग को मनी बेनिफिट देना शुरू किया जो 65 एज से ज़्यादा है ना। 65 प्लस एज वाले लोगों के लिए गवर्नमेंट ने फंडिंग करना शुरू किया। ये सबसे अटल बीमा पेंशन योजना करके एक आया था अटल जी के नाम पे, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने एक पेंशन स्कीम निकाला था जिसमें आप कम पैसे का प्रीमियम भर के अच्छा खासा अमाउंट का बेनिफिट उठा सकते हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के भी ऊपर काम किया पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए। जनधन योजना वेरी फेमस योजना, हमारे आसपास आया तो हमको पता है। जीरो बैलेंस खाता खुलता है, 2014 में मोदी जी ने ये चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था आरबीआई के हेल्प के थ्रू। आरबीआई को बताया गया था कि भाई आपको इस चीज़ पे काम करना है, जिसका मेन मोटिव था कि हर पर्सन का बैंक अकाउंट हो, पर्सनल बैंक अकाउंट हो, ताकि गवर्नमेंट का कोई भी बेनिफिट हो तो उनके डायरेक्टली अकाउंट में वो चीज़ पहुंच जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, पॉवर्टी को रिड्यूस करने के ये सारे सॉल्यूशंस थे। यही नहीं, हम पिछले भी जो स्लाइड में पढ़े थे जहाँ 6 सॉल्यूशन पढ़े थे, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, टोटल 10 चीज़ों को हमने डिस्कस किया जो कि मेजर्स के तौर पे काम करेगी। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है तो 5 पूछा जाएगा, ठीक है। एनी 5 मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, 5 को अच्छे से पढ़ लेना। बाकी ये जो था नरेगा, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और या फिर ये पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के ऊपर, तो ये आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। चलो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपके लाइक्स के थ्रू मुझे जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, आपको चीजें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। आपके जो भी व्यू देते हो उससे मुझे बहुत हेल्प मिलता है चीजों में। इसके बाद का जो वीडियो बनने वाला है सर वन शॉट का, वो रहने वाला है अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर के ऊपर, ठीक है। और भी कोई राय देना हो वीडियो पे जरूर दे देना कि कौन से चैप्टर पे वन शॉट रिवीजन लाया जाए, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।